नमस्कार, ईशा क्लासेस ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए हिंदी साहित्य का जो कोर्स है वो शुरू करने जा रहे हैं और ये जो क्लास रहेगी आप लोगों के लिए बिल्कुल निःशुल्क रहने वाली है, फ्री रहेगी। आखिर इसका पैटर्न क्या रहने वाला है वो एक बार आप इस वीडियो में जरूर समझ लीजिएगा कि ये जो क्लास है आपको फिलहाल रिकॉर्डिंग वीडियो के रूप में मिलनी शुरू हो रही है और यहाँ पर आपको सारा जो बातें मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ बिल्कुल क्रम से लेकर हुए चलेंगे, जो कि आपको फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में समान रूप से जो है काम आने वाली है। तो हिंदी विषय से जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास हो जाती है। इसके पाठ्यक्रम के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, यहां आज की इस लाइव क्लास के अंदर हम शुरुआत कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। तो आखिर इतिहास क्या होता है, इसकी परिभाषाएं हम लोग समझेंगे, साहित्य की परिभाषाएं क्या होती हैं और हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो कितने वर्षों के काल में, कितने कालखंडों के अंदर विभाजित हुआ है, इतिहास लेखन की कौन कौन सी पद्धतियां हुई हैं और इतिहास लेखन की जो आधारभूत सामग्री है वो कौन कौन सी हैं, कौन कौन से वो ग्रंथ हैं आरंभिक जिनके आधार पर इतिहास लेखन किया गया है। और फिर हम एक इतिहास लेखन की परंपरा को पढ़ना शुरू करेंगे जिसमें गारसादी तासी महत्वपूर्ण एक इतिहासकार के रूप में एक व्यक्ति हमारे सामने आते हैं। इन सभी चीजों के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यहां देखिए हमारे सामने ये तीन शब्द हैं, हिंदी, साहित्य, इतिहास। इन तीनों के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, तभी हम आगे की चीजों को समझ पाएंगे। तो देखिएगा, मूल रूप में हम हिंदी से शुरुआत कर रहे हैं कि जो हिंदी है ये मूल रूप में किस भाषा का शब्द है, ये फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी किस भाषा का शब्द है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हिंदी जो शब्द है ये फारसी भाषा का शब्द है। अब देखिएगा, हुआ क्या था कि ये जो अरब आक्रमणकारी आए थे वो जब भारत की ओर आए थे तो उनसे जो है ये जो सै होता था उस सै को वह है कहकर उच्चारित करते थे। सै को क्या कहकर उच्चारित करते थे? है कहकर उच्चारित करते थे। तो हमारे यहां पर जो सिंधु नदी बहती थी, कौन सी नदी बहती थी? सिंधु नदी बहती थी। तो वो सिंधु को क्या कहने लग गए? वो सिंधु को हिंदू कहने लग गए। सिंधु को क्या कहने लग गए? हिंदू कहने लग गए। बाद में हिंदू शब्द से ही हिंद, ठीक है ना, हिंद बना और यहीं से ये क्या बन गया? हिंदीक बन गया और इसी से ये शब्द जो है ये एक हिंदी शब्द निकल करके आया था। तो मूल रूप में हम ये कह सकते हैं कि ये जो हिंदी शब्द है ये फारसी भाषा का शब्द है। इसमें हम लोग जब हिंदी भाषा का उद्भव और विकास पढ़ेंगे तो इसके ऊपर एक विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल आप लोगों को इतना सा ध्यान रखना है कि हम हिंदी के बारे में क्या जानते हैं कि हिंदी जो है ये जो हिंदी शब्द है ये फारसी भाषा का शब्द है। फिर हम बात करते हैं कि इतिहास के बारे में कि जो इतिहास है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो इति प्लस है और प्लस आस धातु है, ठीक है। इसको आप इस रूप में भी देख सकते हो या फिर इसको आप ये ध्यान रखिएगा इति और प्लस हास इस रूप में भी देखा जा सकता है, ठीक है। अब यहां पे देखिए, इति का मतलब होता है कि भाई समाप्त। इति का मतलब क्या होता है? समाप्त। और है का मतलब होता है निश्चित। है का मतलब क्या होता है? निश्चित। और आस जो है ये मूल रूप में अस धातु होती है और अस का मतलब क्या होता है? होना। क्या होता है? होना। अर्थात जिसकी निश्चित पूर्वक क्या हो चुकी है? समाप्ति हो चुकी है। जिसकी निश्चित रूप से क्या हो चुकी है? समाप्ति हो चुकी है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अतीत में घटित जो घटनाएं हैं, अतीत में घटित जो घटनाएं हैं उनको ही हम क्या कह सकते हैं? इतिहास की श्रेणी में कह सकते हैं। किंतु इतिहास में केवल उन्हीं बातों को संकलित किया जाता है कि जिनके घटित होने के हमारे पास पुख्ता कोई प्रमाण मौजूद है। यानी अतीत की जो सत्य घटनाएं होती हैं उनका जब हम क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है, ठीक है ना। लेकिन बात आती है कि भाई जो इतिहास है वो आखिर विज्ञान है या कला है। तो इसके रूप में भी हम चर्चा कर सकते हैं कि इतिहास जो है एक कला के साथ साथ एक विज्ञान भी है। और विज्ञान के अंदर कोई भी बात जब तक उसके पीछे कोई ठोस तर्क नहीं होता है या कोई प्रमाण नहीं होता है तो उसे हम एकदम शुद्ध नहीं मान सकते। जैसे विज्ञान में कोई भी चीज को हम प्रयोग करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई प्रमाण होता
है। इसी तरह इतिहास के अंदर भी कोई घटनाएं घटी हैं तो उनके घटने के अगर हमारे पास कोई सोर्स है, कोई स्रोत है या कोई जानकारी है, तभी हम कह सकते हैं कि ये इतिहास में कोई घटना घटी थी। ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं अतीत के अंदर कोई भी जो घटित घटना है, जिसके घटित होने के हमारे पास क्या है, प्रमाण हैं, पुख्ता सबूत हैं, तो वे सभी घटनाएं क्या कहलाती हैं, इतिहास के रूप में हमारे सामने आती हैं। तो देखिएगा यहां पर एक सबसे पहला एक क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है कि आखिर इतिहास है क्या। ठीक है, आखिर इतिहास है क्या, इतिहास है क्या। तो आप अगर ये समझेंगे कि भाई इतिहास है क्या, तो इस चीज को आप बिल्कुल डिफाइन कर सकते हैं। इतिहास का मतलब क्या, मैं यहां पर बिल्कुल लिखकर बता सकता हूं कि इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है, इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें अतीत में हुई, अतीत में हुई उन अतीत में हुई उन घटनाओं की, उन घटनाओं की जानकारी देता है जो निश्चित तौर पर घटित, जो निश्चित तौर पर घटित हुई हैं और हमारे पास उनके घटित होने के पुख्ता स्रोत हैं। तो देखिए ये एक परिभाषा है आपके सामने कि भाई इतिहास है क्या। इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है, यानी इतिहास जो है एक ग्रंथ है, एक ऐसा ग्रंथ है जिसके बारे में जो हमें अतीत में हुई उन घटनाओं की जानकारी देता है जो निश्चित तौर पर क्या हुई हैं, घटित हुई हैं, और हमारे पास उनके घटित होने के क्या हैं, पुख्ता स्रोत हैं। उनके हमारे पास क्या हैं, पुख्ता स्रोत हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें अतीत में हुई उन घटनाओं की जानकारी देता है जो निश्चित तौर पर क्या हुई है, घटित हुई हैं, और हमारे पास उनके घटित होने के पुख्ता स्रोत हैं। आखिर ये जो क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं कि इतिहास का मतलब समझा गया, फिर बात ये आती है क्या अतीत में घटित जितनी भी घटनाएं होती हैं क्या वो सभी इतिहास की श्रेणी में आते हैं? तो इसका उत्तर होगा नहीं। इतिहास में तो न जाने कितनी सारी घटनाएं घटी, इतिहास के अंदर तो बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, लेकिन उन सभी घटनाओं के हमारे पास क्या नहीं है, जानकारी नहीं है, उसके हमारे पास कोई स्रोत नहीं है। ठीक है ना। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि इतिहास में घटी हुई केवल उन्हीं घटनाओं को हम इतिहास की श्रेणी में रखते हैं जिनके हमारे पास कोई स्रोत हैं, कोई पुख्ता सबूत है, उनको ही हम इतिहास की श्रेणी में रखते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन आप इस रूप में जान सकते हो कि जो विश्व इतिहास का जो जनक है, यहां पर बात करते हैं कि जो विश्व इतिहास के जनक हैं, विश्व इतिहास का जनक, तो विश्व इतिहास का जनक कौन है, हेरोडोट्स। कौन है, हेरोडोट्स। ये हेरोडोट जो हैं ये विश्व इतिहास के जनक हैं, और इनकी जो पुस्तक है हिस्टोरिका, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, हिस्टोरिका। इनकी पुस्तक का नाम है ये हिस्टोरिका। ठीक है, और जनक कौन है, हेरोडोट्स हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक के अंदर कई बातों के बारे में, इन चीजों के इतिहास को लेकर के खुलासा किया है, तो उनको हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री विषय के अंदर पढ़ते तो वहां पर ये चीजें काम आती हैं। सिर्फ इतना जरूर ध्यान रखें कि भाई विश्व इतिहास के जनक कौन है। भारत के इतिहास के जनक कौन माने जाते हैं, तो भारत के इतिहास के जो जनक हैं वो महर्षि कृष्णद्वैपायन, जिनको हम वेद व्यास जी के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने महाभारत नामक एक रचना लिखी है, तो वे हमारे भारत के इतिहास के जनक हैं। इसी तरह अगर हम राजस्थान के विद्यार्थी हैं तो राजस्थान के इतिहास का जनक अगर हम बात करें तो कर्नल जेम्स टोड के बारे में
बात करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी जो है ये इतिहास की बातें होती है, तो यहां इन चीजों को समझ में आ रही होगी। अब इसके बाद में हम लोग सबसे पहले देखिएगा इतिहास की जो परिभाषाएं हैं उसको समझेंगे। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपके सामने इतिहास की परिभाषाएं एक एक करके समझाना शुरू करूंगा, किन विद्वानों ने इतिहास के बारे में क्या क्या कहा है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप। हाँ, तो देखिए अब हम पढ़ते हैं इतिहास की परिभाषाएं। तो देखिए इतिहास की परिभाषाएं क्या हैं, इसके अंदर कुछ विद्वान हैं जिनके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, एक एक करके परिभाषाओं को याद भी करने की कोशिश करेंगे और इनका महत्व क्या है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का लेवल इतना अच्छा होता है कि वहां पर कई बार विद्वान दे करके और उसकी परिभाषाएं आपसे पूछी जा सकती है कि यह परिभाषा किस विद्वान के द्वारा लिखी गई है। तो देखिएगा यहां सबसे पहले एक प्रोफेसर हुए हैं, कार्लाइल नाम के प्रोफेसर हुए हैं। उन्होंने क्या कहा है कि इतिहास एक ऐसा दर्शन है, इतिहास क्या है, एक दर्शन है जो दृष्टांतों के द्वारा शिक्षा प्रदान करता है, यानी दृष्टांतों के द्वारा शिक्षा प्रदान करता है। तो ध्यान रखिएगा इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के द्वारा शिक्षा प्रदान करता है, यानी इतिहास के अंदर हम बहुत सारे दृश्यों का, बहुत सारी घटनाओं का क्या करते हैं, दर्शन करते हैं, और उन घटनाओं के द्वारा हमें इतिहास के बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। तो इसी चीज को उन्होंने कहा कि इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के द्वारा, इतिहास यानी दृष्टांतों के द्वारा हमको क्या देता है, शिक्षा प्रदान करता है। यानी इतिहास को पढ़ा क्यों जाता है, क्योंकि इतिहास में जो भी घटनाएं घटती हैं उनसे हमें कोई ना कोई शिक्षा जरूर मिलती है। तो इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के द्वारा शिक्षा प्रदान करता है, जहां पर बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं और उनसे हमें कोई ना कोई शिक्षा मिलती है। दूसरी परिभाषा देखिएगा, कांत महोदय, ये एक जर्मन दार्शनिक है, ठीक है। इन्होंने कहा कि सृष्टि का जो बाह्य विकास है, इस संसार का जो बाहरी विकास है, वो प्रकृति की आंतरिक विकास प्रक्रिया का प्रतिबिंब मात्र है। तो यह ध्यान रखिए, प्रक्रिया का कहते हैं प्रोसेस, क्या कहते हैं, प्रोसेस, और आंतरिक का मतलब हो गया इंटरनल डेवलपमेंट, यानी कि प्रकृति के अंदर जो इंटरनल डेवलपमेंट हो रहा है, यानी हम यह कह सकते हैं संसार के अंदर जो आपको जो भी विकास कार्य दिखाई दे रहा है वो प्रकृति के अंदर जो घटनाएं घट रही हैं उन्हीं की वजह से वो आज हमको एक विकास के रूप में नजर आ रहा है। तो यूं कह सकते हैं कि सृष्टि का जो बाह्य विकास है वो प्रकृति की आंतरिक विकास प्रक्रिया का एक प्रतिबिंब मात्र है, कि आज हम जो भी हैं वो अंदर ही अंदर कई तरह के विकास कार्य होते हैं तो ही वो हमारे सामने एक दिखाई देता है। यानी हम यूं कह सकते हैं कि जो इतिहास है वो कभी भी एक दिन में ना तो बनता है ना ही बिगड़ता है। इतिहास को बनने में कई वर्षों का समय लग जाता है और उसके अंदर समाज में एक तरह से अंदर ही अंदर कई तरह की घटनाएं जो घटती रहती हैं, उसी के बाद एक इतिहास का रूप हमारे सामने निकल कर आता है। तो यूं कह सकते हैं कि भाई सृष्टि का जो बाह्य विकास है वो प्रकृति की आंतरिक विकास प्रक्रिया का ही क्या है, एक प्रतिबिंब मात्र है। प्रतिबिंब यानी कि जैसा रूप है वो दिखाई हमको दे रहा है। तो ये याद हो जाएगी, आप लोगों को याद करना है कि सृष्टि का बाह्य विकास प्रकृति की आंतरिक विकास प्रक्रिया का एक प्रतिबिंब मात्र है। इसके बाद में हीगल महोदय आए हैं, उन्होंने क्या कहा है कि इतिहास केवल घटनाओं का, यानी इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण नहीं है। अन्वेषण का मतलब होता है कि उनकी खोज करना या उनका संकलन मात्र नहीं है, अपितु उन घटनाओं के पीछे, यानी अतीत के अंदर जो भी घटनाएं होती हैं उनके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, उनके पीछे कोई ना कोई क्या होता है, कारण जरूर होता है, और उस कारण की वजह से जो काम किया जाता है उस श्रृंखला को खोजने का नाम ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। वापिस सुनिएगा कि इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण या संकलन मात्र नहीं है, घटनाओं का अन्वेषण या संकलन मात्र नहीं है, बल्कि उन घटनाओं के पीछे कोई ना कोई कार्य कारण, यानी कोई ना कोई कारण अवश्य छिपा होता है, और उसी कार्य कारण की श्रृंखला को खोजना, यानी जो कार्य का कारण है उसकी श्रृंखला को खोजना क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। तो ये परिभाषा याद रखना, जो गोले में लगा रहा हूं इनको ही ये आप एक की पॉइंट के रूप में ध्यान रख सकते हैं कि आखिर अगर आपसे पूछे हीगल
का जो परिभाषा है वो क्या है, तो आप कह सकते हैं भाई हीगल ने कहा है कि इतिहास की जो घटनाएं हैं, इतिहास के अंदर जो भी घटनाएं घट रही हैं उनका केवल हमने अन्वेषण कर लिया या उनका संकलन मात्र कर लिया, यही इतिहास नहीं है, बल्कि उन घटनाओं के पीछे कोई ना कोई कार्य कारण, यानी उन घटनाओं के पीछे कोई ना कोई कारण छिपा होता है, उस कार्य कारण की खोज करना ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। यानी उस कारण की श्रृंखला का खोज करना, यही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। तो ये याद हो जाएगी आपको, इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण या संकलन मात्र नहीं है, अपितु उन घटनाओं के पीछे कोई ना कोई कारण छिपा होता है जिसकी वजह से अतीत में वो घटनाएं हुई हैं, वो कार्य हुए हैं, और उन्हीं कारण कार्यों को खोजना ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। एक डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी हुए हैं इतिहासकार, ये कहते हैं कि कवि के कार्यों को विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखाना ही इतिहास है। यानी कवि के जो भी काम होते हैं, कवि के द्वारा जो भी काम किया जाता है, कवि का काम क्या होता है कि भाई वो साहित्य की सृजन करता है, कविताएं लिखता है, कहानी लिखता है, उपन्यास लिखता है, साहित्य की कोई सी भी विधा लिखता है। तो कवि के कार्यों को ही एक विकास प्रक्रिया में, इस विकास की प्रक्रिया में एक न्यायोचित दिखाना, क्या दिखाना, उसको न्यायोचित दिखाना ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। तो ध्यान रखिए, कवि का काम हो गया, कवि का वर्क हो गया, विकास प्रक्रिया होगी, ये प्रोसेस हो गया, और इसको बिल्कुल न्याय के उचित दिखाना, न्यायोचित दिखाना, ये इतिहास कहलाता है। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने ये इतिहास की परिभाषा दी है कि कवि के कार्यों को विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखाना ही इतिहास कहलाता है। ठीक है ना, कवि के कार्यों को विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखाना ही इतिहास कहलाता है। फिर एक विको महोदय हुए हैं, ये इटालियन विद्वान हुए हैं, विको महोदय। इन्होंने क्या कहा है कि जो इतिहास का संबंध ना केवल अतीत से है बल्कि वर्तमान से भी है। ये कहते हैं कि जो इतिहास है उसका संबंध केवल अतीत से ही नहीं है बल्कि वर्तमान समय से भी है। तो इन्होंने देखिए क्या परिभाषा दी है कि इतिहास का निर्माता स्वयं मनुष्य है। भाई इतिहास का निर्माता कौन है, मनुष्य है। ठीक है, और मनुष्य ही की जो मूल प्रवृत्तियां होती है, मनुष्य की जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं वो हमेशा समान रहती हैं। अतः विभिन्न युगों के इतिहास में भी समान प्रवृत्तियों का मिलना स्वाभाविक है। यानी ये कह सकते हैं कि जैसे नाथों और सिद्धों की जो वाणियां हैं, उसी का एक आगे चल करके कबीर की जो वाणी है, कबीर का जो साहित्य है, उसके अंदर वो चीजें दिखाई देती है। तो कहने का मतलब है कि इतिहास का निर्माता स्वयं ही कौन है, मनुष्य है, और मनुष्य की जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं वो हमेशा समान रहती हैं। इसलिए विभिन्न युगों का जो इतिहास होता है उसमें समान प्रवृत्तियों का मिलना क्या हो सकता है, स्वाभाविक है। तो ये व्यक्ति कौन है, एक विको महोदय हैं, जिन्होंने कहा है इतिहास का निर्माता खुद मनुष्य है और मनुष्य की जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो हमेशा समान होती हैं। विभिन्न युगों के इतिहास में भी जो समान मूल प्रवृत्तियां मिल सकती हैं, ये स्वाभाविक बात है। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि जो पाश्चात्य जो विकासवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया है डार्विन महोदय ने, आप जानते हो उसने एक विकासवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया है और उसने कहा है कि सृष्टि का कोई भी अंग जो है एकाएक जो है घटित नहीं होता है, बल्कि उसके घटने का एक क्रम होता है। एक क्रम में वो धीरे धीरे क्या होता है, डेवलप होता है, विकसित होता है। तो यहां पर देखिए क्या कहते हैं, सृष्टि का कोई भी अंग या कोई भी तत्व एकाएक घटित नहीं होता है या एकाएक रचित नहीं होता है, बल्कि वो क्रम से विकसित होता है। सृष्टि का चाहे कोई भी अंग हो, वो एकाएक ना तो घटित होता है ना रचित होता है, बल्कि वो क्रम से क्या होता है, विकसित होता है। इस तरह से ये सारी परिभाषाओं को एक निचोड़ रूप में हम ध्यान रख सकते हैं कि सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। यानी इतिहास की जो घटनाएं हैं, अतीत की जो घटनाएं हैं, उनका क्रमबद्ध अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। तो ये सारे विद्वानों की इतिहास की परिभाषाएं हुई हैं, इनको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि दो तरह के दृष्टिकोण हमारे सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। एक जो है भारतीय दृष्टिकोण है और एक पाश्चात्य दृष्टिकोण है। यानी किसका दृष्टिकोण है, ये साहित्य लेखन के बारे में है। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो भारतीय दृष्टिकोण है वो साहित्य के अंदर अपना क्या रूप रखता है, क्या दृष्टिकोण रखता है, तो वह एक अध्यात्मवादी
एक आदर्शवादी दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है, लेकिन अगर हम पाश्चात्य दृष्टिकोण की बात करें तो वह किस बात की बात करता है? वह यथार्थवाद की बात करता है। किसकी बात करता है? वह यथार्थवाद की। ठीक है ना। तो आदर्शवादी या अध्यात्मवादी जो दृष्टिकोण है वो भारतीय दृष्टिकोण है, और पाश्चात्य दृष्टिकोण क्या है इतिहास को लेकर, साहित्य को लेकर, तो वो है यथार्थवादी दृष्टिकोण। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम साहित्य की परिभाषाएं समझेंगे और उसके बाद दोनों का एक तुलनात्मक तरीके से अध्ययन करेंगे, फिर साहित्य की परिभाषाओं को भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। इतिहास की परिभाषाओं के बाद अब हम जानते हैं कि साहित्य क्या है। तो देखिए साहित्य की परिभाषाओं को भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए साहित्य शब्द की उत्पत्ति। ये जो साहित्य दिखाई दे रहा है, इस शब्द की उत्पत्ति सै प्लस हित प्लस य इनके योग से बना, यानी कि इसके अंदर सै हित प्लस य प्रत्यय के योग से है। और एक शब्दकोश के अनुसार इसका अर्थ निकलता है कि एकत्रित होना या मिलना। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो भी साहित्य की जो विधाएं होती है, या गद्य हो या पद हो, उनके कल्पना प्रसूत यानी कल्पना से उत्पन्न हुए जो ग्रंथ होते हैं जिनमें ज्ञान संबंधी स्थायी विचार लिखे रहते हैं, उनको ही हम क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं। यहां पर देखिएगा साहित्य की परिभाषाएं जो है संस्कृत के कई विद्वानों ने भी दी है, और अपने हिंदी के भी कुछ विद्वान हैं, उन्होंने साहित्य की परिभाषाएं दी है। मैं यहां आप लोगों को संस्कृत के जो विद्वान हैं उनकी परिभाषाएं भी समझा रहा हूं, और साथ में जो हमारे हिंदी के विद्वान हैं उनकी परिभाषाओं के बारे में भी हम सीखेंगे। और साथ में जो एक महत्वपूर्ण परिभाषा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, उस परिभाषा के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि कई एग्जामों में वो परिभाषा पूछी जा चुकी है। इस वजह से एक एक क्रम से समझते चलिएगा कि गद्य पद के वे कल्पना प्रसूत ग्रंथ जिनमें ज्ञान संबंधी स्थायी विचार लिखे होते हैं, यानी हमारे साहित्यकार जो हैं उनके अंदर अपने ज्ञान से संबंधित जो बातें हैं वो लिखते हैं, तो वो स्थायी विचार हो गए उनके, वो कल्पना प्रसूत ग्रंथ हो गए उनके, चाहे वो गद्य में लिखा हो या फिर वह पद में लिखा हो। अब देखिए इसकी जो परिभाषाएं हैं, यहां सहितस्य भावे साहित्यम, अर्थात जिसमें हित करने की भावना हो उसे ही हम साहित्य कहते हैं। यानी जिसमें हित करने की भावना छिपी होती है उसको ही हम क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं। तो यहां देखिए क्या लिखा है, जिसमें हित की भावना हो, परस्पर यानी आपस में समन्वय का संदेश हो, या ऐसे लोक मंगल करने वाली जो शब्द रचना होती है उसी को हम क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं। अर्थात जिसमें हित की भावना हो, परस्पर समन्वय का संदेश हो, ऐसे लोक मंगल का मतलब हो गया लोक का कल्याण करने वाली ऐसी कोई रचना होती है, जिसका करने वाली जो शब्द रचना होती है उसको हम क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं। अर्थात यूं कह सकते हैं शब्द और अर्थ के योग से ही साहित्य बनता है। शब्द और अर्थ के योग से साहित्य बनता है। इसका मतलब है कि साहित्यकार जिस शब्द का प्रयोग जिस भाव में कर रहा है, पढ़ने वाला व्यक्ति उस शब्द का भाव उसी अर्थ में ग्रहण करता है। तो यही क्या है? साहित्य है। यानी साहित्य जो होता है शब्द और अर्थ के योग का एक साहित्य होता है, यानी शब्द और अर्थ के योग को ही हम साहित्य कहते हैं। तो यहां देखिएगा संस्कृत के जो आचार्य हुए हैं ये भामह, नाम क्या है इसका? भामह। तो मैं यहां नोट कर देता हूं, ये क्या बोलते हैं? शब्द अर्थौ सहितौ काव्यम। शब्द अर्थौ सहितौ काव्यम, यानी शब्द और अर्थ के योग को ही हम क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं। काव्य को ही हम क्या बोल देते हैं? साहित्य बोल देते हैं। तो ये संस्कृत के एक आचार्य हैं भामह, उन्होंने इस बात को कहा है शब्द अर्थौ सहितौ काव्यम, यानी शब्द और अर्थ के सहयोग को ही क्या कहा जाता है? काव्य कहा जाता है। तो वही बात मैंने यहां लिखी है, शब्द और अर्थ के योग को ही हम क्या कहते हैं?
काव्य या साहित्य कहते हैं। अब यहां पर ये हमारे हिंदी के कुछ विद्वान हैं, उनकी परिभाषाएं चल रही हैं, किंतु अभी एक संस्कृत के आचार्य हो रहे हैं विश्वनाथ। क्या नाम है? विश्वनाथ। तो ये विश्वनाथ जी क्या कहते हैं, ध्यान सुनिएगा। क्या बोलते हैं? वाक्यम रसात्मक काव्यम। ठीक है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी काव्य के अंदर जो वाक्य का रस होता है, यानी वाक्य के द्वारा जो रस उत्पन्न किया जाता है वही क्या होता है? काव्य कहलाता है। यानी विश्वनाथ जी ये कहते हैं कि वाक्य ही जो होता है काव्य में एक रस उत्पन्न करने का काम करता है। तो कहने का मतलब है कोई भी जो साहित्यकार शब्द और अर्थ के योग से जो वाक्य की रचना कर रहा है तो उसी को हम क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं, उसी को हम साहित्य कहते हैं। इसके बाद देखिए, ये हिंदी के कुछ विद्वान हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। इन्होंने क्या कहा है कि ज्ञान राशि के संचित कोश को ही साहित्य कहते हैं। यानी हमारे ज्ञान की जो राशि है उसको हमने संचित कर रखा है एक कोश के रूप में, जैसे शब्द कोश होता है भंडार के रूप में, यानी ज्ञान राशि के संचित कोश को ही साहित्य कहा जाता है। जो भी ज्ञान राशि है उसके संचित कोश को ही क्या कहा जाता है? साहित्य कहा जाता है। यहां मुंशी प्रेमचंद जी ने भी देखिए क्या लिखा है। देखिए परिभाषाएं हैं, यहां हो सकता है आपको थोड़ा कम इंटरेस्टिंग लगे ये चीजें, लेकिन आगे जब हम पढ़ते चलेंगे तो वहां आपको किस्से कहानियों के रूप में चीजें समझाने वाले हैं। यहां इसके बाद में हम जो इतिहास लेखन की हमारी पद्धतियां हैं, जैसे वर्णानुक्रम पद्धति है, ठीक है, या कालानुक्रम पद्धति है, या विधेयवादी पद्धति है, उन पद्धतियों के बारे में भी हम जानते चलेंगे। यहां से परिभाषाओं में जो क्वेश्चन बनता है वो एक क्वेश्चन आपका गलत ना हो सके, इसलिए जितने भी विद्वान हुए हैं उन्होंने साहित्य को लेकर और इतिहास को लेकर जो परिभाषाएं दी हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और साथ ही आप लोग इन परिभाषाओं को चाहे रटें, याद करें, किसी भी तरीके से इसको आपको एक तरह से समझनी है। और उसके बाद देखिएगा हमारे पास आ रही है प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी ने क्या कहा है कि साहित्य एक जीवन की आलोचना है। यानी जो साहित्य है वो हमारे जीवन की आलोचना है। आलोचना यानी हमारे जीवन में हम जो भी अच्छा बुरा करते हैं वह साहित्य के माध्यम से वो हमको दिखाई देता है। तो साहित्य हमारे जीवन की आलोचना है, चाहे वो निबंध हो, चाहे वो कहानी हो, चाहे उपन्यास हो। हर किसी के अंदर एक हमारी जो जीवन है, मनुष्य का जो जीवन है, उसकी क्या की जाती है? आलोचना की जाती है। तो कहने का मतलब है साहित्य जीवन की आलोचना है, चाहे वह निबंध के रूप में हो या कहानी के रूप में हो या फिर किसी काव्य के रूप में हो, तो वह साहित्य ही हो लाता है। ठीक है। अब जयशंकर प्रसाद जी देखिए, इन्होंने कहा कि कविता या साहित्य जो है वो आत्मा की अनुभूतियां, यानी हमारी जो आत्मा है वो अनुभव करती है, अनुभूत करती है, और नित्य नए रहस्य, यानी प्रतिदिन नए नए रहस्य खोलने के लिए क्या रहती है? वो प्रयत्नशील रहता है। यानी कविता या साहित्य जो है वो एक आत्मा की अनुभूति है। आत्मा की क्या है? अनुभूति है। मनुष्य अपनी आत्मा में जैसी चीजों का अनुभूत करता है, अनुभव करता है, वह हर दिन नित्य नए रहस्यों को खोलने का प्रयत्न करता रहता है, और उसे हम काव्य के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से हम उन अनुभूतियों को क्या करते रहते हैं? उजागर करते रहते हैं, प्रकट करते रहते हैं। तो वापिस देखिएगा जयशंकर प्रसाद जी क्या कह रहे हैं कि कविता या साहित्य जो होता है वह आत्मा की अनुभूतियों के नित्य नए रहस्य खोलने हेतु प्रयत्नशील रहता है। तो यहां ये परिभाषाएं देखिएगा। यहां सबसे पहले हम लोगों ने ये भामे और विश्वनाथ जी की परिभाषाएं, संस्कृत के जो आचार्य हुए उनकी परिभाषाएं लिखी हैं, और फिर हमने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में कि ज्ञान राशि के संचित कोश को हम क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं। प्रेमचंद जी कह रहे हैं कि साहित्य जो है जीवन की आलोचना है, चाहे वो निबंध के रूप में हो या कहानी के रूप में हो या काव्य के रूप में हो। इसी तरह जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि साहित्य या जो कविता है वो आत्मा की अनुभूतियों के नित्य नए जो रहस्य होते हैं उनको खोलने हेतु प्रयत्नशील रहता है। तो ये साहित्य हो गया। इसके बाद में एक जो विद्वान हुए हैं जिसका नाम है सुदामा पांडे धूमिल। तो सुदामा पांडे जो धूमिल जी हैं उन्होंने भी साहित्य की परिभाषा दी है, लेकिन एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे की परिभाषाएं समझाता हूं। देखिए आगे है सुदामा पांडे धूमिल जी।
तो इन्होंने क्या कहा है कि जो कविता है वो शब्दों की अदालत में खड़े होकर, यानी खड़ा एक बेकसूर आदमी है। कैसा है? बेकसूर आदमी का एक हलफनामा है। तो ध्यान रखिएगा कि जो कविता है या जो साहित्य है वो शब्दों की अदालत में खड़े एक बेकसूर आदमी का हलफनामा है। ऐसा कहने वाले व्यक्ति कौन है? सुदामा पांडे धूमिल है। और देखिएगा ये वेरी वेरी मोस्ट है, कई एग्जामों में पूछी जा चुकी है। यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि प्रत्येक देश का जो साहित्य है वहां की जनता की चित्तवृत्तियां, अब चित्तवृत्तियां क्या होती हैं? यानी चित्त का मतलब क्या होता है? मन। और मन के अंदर जो वृत्तियां होती हैं, जो उसकी बातें होती हैं, उनका एक संचित प्रतिबिंब होता है। प्रत्येक देश का जो साहित्य है वहां की जो जनता होती है वहां की चित्तवृत्ति का एक संचित प्रतिबिंब होता है। यानी कोई भी साहित्य जो होता है वह हमारे समाज का ही एक क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। जिस समाज के अंदर हम रहते हैं वहां के लोग कैसे हैं, वह क्या सोचते हैं, उनके जीवन जीने का ढंग क्या है, ये सब बातें हम साहित्य के अंदर ही उनका व्यक्त करते हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो साहित्य है वो हमारे समाज का ही एक प्रतिबिंब है। इसी रूप को यहाँ पर समझाने की कोशिश की है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का एक संचित प्रतिबिंब होता है। ये चित्तवृत्ति जो है प्रत्येक युग में, प्रत्येक काल के अंदर बदलती रहती हैं। इन बदलती हुई चित्तवृत्तियों के साहित्य ही क्या होता है? साहित्य की परंपरा का सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यानी प्रत्येक युग के अंदर ये चित्तवृत्तियां जो होती हैं बदलती रहती हैं। इन बदलती हुई चित्तवृत्तियों के अनुसार ही साहित्य की जो परंपरा होती है उसमें भी क्या होता रहता है? बदलाव होता है। तो बदलती हुई चित्तवृत्तियों के साथ साहित्य परंपरा का सामंजस्य दिखाना क्या कहलाता है? साहित्य का इतिहास कहलाता है। क्या कहलाता है? ये साहित्य का इतिहास कहलाता है। ठीक है, तो ये साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये परिभाषा इन्होंने दी है कि साहित्य का इतिहास किसे कहते हैं। तो ये बात इनकी ध्यान रखेंगे, मोस्ट है, महत्वपूर्ण है। अब यहां से आगे देखिएगा, मैं कुछ बातें आप लोगों को और बताने वाला हूं, और वो क्या है कि जो मनुष्य है वो सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का विश्लेषण ही क्या है? साहित्य। यानी मनुष्य समाज में जिस तरह से रहता है, जिस तरह की परंपराओं का या जिस तरह के रीति रिवाजों का वह निर्वाह करता है, जिस तरह की वह जीवन शैली जीता है, उस जीवन का विश्लेषण करना ही क्या कहलाता है? साहित्य कहलाता है। प्रत्येक देश का जो साहित्य होता है वह वहां के जनता की चित्तवृत्तियों का ही एक संचित प्रतिबिंब होता है। अगर संस्कृत साहित्य की बात करेंगे तो हमारे प्राचीन गौरवमय इतिहास के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, एक विनम्रता, एक मर्यादा के बारे में हमको देखने को मिलता है। जब हम रामायण या महाभारत, भगवद गीता के बारे में पढ़ते हैं तो पता लगता है कि वो एक साहित्य कितना उत्तम कोटि का लिया गया था, जहाँ आदर्शवाद को, अध्यात्मवाद को क्या दिया गया था? अधिक महत्व दिया गया था। इसी तरह जब हम पाश्चात्य साहित्य पढ़ते हैं तो वहाँ के लोगों का जो कल्चर है, संस्कृति है, उनके जीवन जीने का जो ढंग है, ये हमें मालूम पड़ता है। तो जिस देश का जो साहित्य होता है वो जितना उन्नत होता है वहां के लोगों की सोच भी उसी तरह उन्नत होती है। तो क्योंकि साहित्य जो होता है वो हमारे समाज का ही एक आईना होता है, एक समाज का प्रतिबिंब होता है। ये जरूर ध्यान रखेंगे। अब देखिएगा आगे जो है हम बहुत सी चीजें बता रहे हैं कि साहित्य का जो इतिहास है, साहित्य के इतिहास में केवल हम प्राकृतिक घटनाओं का ही या फिर मानवीय क्रियाकलापों का ही विश्लेषण नहीं करते हैं, बल्कि हम साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से करते हैं। साहित्य का जो इतिहास होता है, समझिएगा, साहित्य का इतिहास एक नया टॉपिक है। यानी साहित्य का जो इतिहास होता है ये आखिर क्या होता है? तो साहित्य का जो इतिहास होता है इसमें हम किसी मानवीय क्रियाकलापों का ही अध्ययन नहीं करते हैं या प्राकृतिक घटनाओं का ही अध्ययन नहीं करते हैं, बल्कि जो साहित्यिक रचनाएं होती हैं उनका ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि साहित्य का जो इतिहास होता है इसमें मानवीय क्रियाकलापें, मानवीय क्रियाकलापों या ऐतिहासिक घटनाओं का ही अध्ययन नहीं करते हैं या प्राकृतिक घटनाओं का ही अध्ययन, मानवीय क्रियाकलापों या प्राकृतिक घटनाओं का ही अध्ययन
नहीं करते हैं, अपितु साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से करते हैं, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से करते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे भाई साहित्य का जो इतिहास है वो क्या है, तो साहित्य का जो इतिहास है उसमें केवल मानवीय क्रियाकलापों या प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन नहीं करते, बल्कि उसके अंदर साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन किया जाता है, और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किया जाता है। किस दृष्टिकोण से किया जाता है? ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किया जाता है। तो यहां पर यह साहित्य का इतिहास हम लोग पढ़ने वाले हैं। साहित्य के इतिहास के अंदर इतिहास को जानने की या लिखने की कौन कौन सी पद्धतियां हुई है उनके बारे में समझने की जरूरत है। लेकिन यहां पर देखिएगा, एक व्यक्ति हुए, एक विद्वान हुए हैं तेन। कौन हुए हैं? तेन हुए हैं। उन्होंने क्या बोला है? ये फ्रेंच विद्वान है तेन। इन्होंने किसी भी साहित्य को, यानी ये कह रहे हैं कि किसी भी जाति का जो साहित्य होता है, साहित्य का जो इतिहास होता है, उस जाति के सामाजिक एवं राजनीतिक वातावरण को ही प्रतिबिंबित करता है। यानी किसी भी जाति का जो साहित्य का इतिहास होता है, कोई भी जाति है, किसी भी जाति का ये जो साहित्य का इतिहास होता है, उस देश की सामाजिक या राजनीतिक, ठीक है, या धार्मिक जो बातें होती है उनको ही क्या करता है? वो उजागर करता है, उनको ही प्रतिबिंबित करता है। साहित्य की प्रवृत्तियां जो हैं वो संबंधित समाज की प्रवृत्तियों की सूचक होती हैं। यानी साहित्य की जो प्रवृत्तियां होती हैं वह जिस समाज का साहित्य होता है उसी समाज को एक तरह से वो चिन्हित करती हैं, बताती हैं। तो कहते हैं किसी भी, इस सिद्धांत को उन्होंने एक व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया है और कह रहे हैं किसी भी जाति के साहित्य का विश्लेषण करने के लिए 3 तत्वों का होना जरूरी होता है। तो तेन महोदय, जो कि एक फ्रेंच विद्वान है, ये फ्रेंच विद्वान है, इन्होंने साहित्य का जो अध्ययन है उसके लिए इन्होंने 3 चीजें बताई हैं, यानी जाति, दूसरा है वातावरण, ठीक है, और तीसरा है क्षण विशेष। तीसरा कौन सा है? क्षण विशेष। क्षण विशेष है। तो देखिए, इनके बारे में मैं आपको एक बार बता देता हूं कि एक फ्रेंच विद्वान है, उन्होंने अपने अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में प्रतिपादित किया है कि साहित्य की जो विभिन्न प्रवृत्तियां हैं, साहित्य की जितनी भी प्रवृत्तियां हैं उनके मूल में ये 3 तत्व काम करते हैं। साहित्य की जितनी भी प्रवृत्तियां होती हैं उसके मूल में ये 3 जो तत्व हैं वो काम करते हैं, जाति, वातावरण और क्षण विशेष। लेकिन एक और विद्वान हुए हैं जिसका नाम है हडसन, और उन्होंने तेन के इस सिद्धांत की क्या करी है? कड़ी आलोचना करी है, और उसने कहा है कि इसमें जो रचनाकार होता है उसकी प्रतिभा और उसकी जो सृजन शक्ति है उसकी क्या की गई है? उपेक्षा की गई है। तो कह रहे हैं कि किसी भी साहित्य की संरचना के अंदर 3 तत्व नहीं होते बल्कि 5 तत्व होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 3 तत्व तो किसने कहा है? तेन ने कहा है, और 5 तत्व किसने कहा है? हडसन ने कहा है। यानी 3 तत्व तो ये हो गए, जाति, वातावरण और क्षण विशेष हो गए, और इसी के साथ साथ 2 तत्व और कौन से जोड़ दिए उसने? एक तो सृजन शक्ति। देखिए, उनके अनुसार ये जो है यहां पर देखिए, एक तो सृजन शक्ति। अब ये सृजन शक्ति क्या होती है? ये जो भी रचनाकार होती है उसके अंदर अपनी खुद की एक सृजन शक्ति होती है, वह उसका एक प्रतिभा होती है, एक टैलेंट होता है। तो उसकी सृजन शक्ति को नकारा नहीं जा सकता। जितने भी साहित्यकार होते हैं उनकी सबकी सृजन शक्ति अलग अलग होती है। दूसरी होती है परंपरा। साहित्य और सांस्कृतिक जो परंपराएं होती हैं, परंपरा होती है। तीसरे नंबर के अंदर उन्होंने स्वीकार करा है वातावरण, तीसरे नंबर पर वातावरण, ठीक है, और चौथे नंबर पर द्वंद्व, एक दुविधा, और एक होता है संतुलन। क्या होता है? संतुलन। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें सिर्फ नॉर्मल सी बात पूछी जाती है कि जो फ्रेंच विद्वान है उन्होंने साहित्य की जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं उनके बीच में कितने तत्वों को माना है? 3 तत्वों को स्वीकार किया है, जाति, वातावरण, क्षण विशेष। और तेन जो है एक फ्रेंच विद्वान है, लेकिन फ्रेंच विद्वान जो तेन है इनके सिद्धांत की आलोचना किसने की है? हडसन महोदय ने की है, और उसने किसी भी साहित्य के निर्माण में जो है 5 तत्वों को माना गया है, यानी सृजन शक्ति,
परंपरा, वातावरण, द्वंद्व और संतुलन, इन चीजों को उसने स्वीकार किया है। तो देखिएगा ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। इसी के साथ एक जो क्वेश्चन रह रहा है वो ये रह रहा है कि इतिहास के जो दृष्टिकोण है वो कितने होते हैं। तो दो तरह के इतिहास के दृष्टिकोण हमारे सामने आते हैं, एक हमारा भारतीय दृष्टिकोण है और एक पाश्चात्य दृष्टिकोण है। जो भारतीय दृष्टिकोण है इतिहास को लेकर के, इतिहास की बात कर रहे हैं अपन, साहित्य की बात नहीं कर रहे हैं, यानी इतिहास को लेकर के दो तरह के दृष्टिकोण हमारे सामने आते हैं, एक भारतीय दृष्टिकोण आता है और एक पाश्चात्य दृष्टिकोण आता है। तो जो भारतीय दृष्टिकोण है वो एक आदर्शवादी या अध्यात्मवादी दृष्टिकोण है। उसने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की बात करी, यानी कि कोई भी जो इतिहास होता है या कोई भी साहित्य लिखा जाता है वह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के उद्देश्य से लिया जाता है। उन्होंने पुराणों के अंदर भी इस बात को लिखा है कि वहां पर इतिहास जो है, जो महापुरुष होते थे, जो ऋषि मुनि होते थे, उनके चरित्र का गुणगान करना ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। तो ये तो भारतीय दृष्टिकोण है, इसमें सिर्फ यह ध्यान रखेंगे भारतीय दृष्टिकोण कैसा है, आदर्शवादी या अध्यात्मवादी। कैसा है, आदर्शवादी या अध्यात्मवादी। वहीं जो पाश्चात्य दृष्टिकोण है वो यथार्थवादी दृष्टिकोण है। वो क्या है, यथार्थवादी दृष्टिकोण है। तो आपसे मिलान वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो पूछे जा सकते हैं कि जो भारतीय दृष्टिकोण है वो कैसा है, आदर्शवादी या अध्यात्मवादी, और जो पाश्चात्य दृष्टिकोण है वो कैसा है, यथार्थवादी। किसके बारे में, इतिहास का दृष्टिकोण, इतिहास लेखन के दृष्टिकोण के रूप में ये दो चीजें ध्यान रखनी है। तो देखिए यहां अभी हम लोगों ने जो आज की ये क्लास है इसके अंदर शुरू से एक बार मैं बता देता हूं। सबसे पहले हम लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में एक पहली क्लास है ये, इसमें हमने पढ़ा है हिंदी जो शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द है। फिर हमने इतिहास लेखन की जो परिभाषाएं हैं उनके बारे में बात करी है, जिसके अंदर प्रोफेसर कार्लाइन है, हीगल है, जर्मन दार्शनिक कांत है, एक विकासवादी सिद्धांत जिन्होंने प्रस्तुत किया है डार्विन महोदय हैं। ऐसे बहुत से विद्वान हैं जिनकी परिभाषाएं हम लोगों ने पढ़ी है। फिर हम लोगों ने साहित्य की परिभाषाएं पढ़ी हैं, साहित्य की जो परिभाषाएं संस्कृत के विद्वानों की भी पढ़ी है और हिंदी के जो विद्वान हैं उनके बारे में पढ़ा है। साथ ही इतिहास को लेकर के दो तरह के मत हमारे सामने प्रचलित हैं, एक भारतीय दृष्टिकोण और एक पाश्चात्य दृष्टिकोण। इस तरह से हमारी ये जो पहला एक टॉपिक है, यूनिट है, वो एक तरह से समाप्त हुआ है। कहने का मतलब है कि अभी बहुत लंबा जाने वाला है। इसके अंदर जो अगला वीडियो आप लोगों को मिलेगा उसके अंदर हम जानेंगे कि इतिहास लेखन की कौन कौन सी पद्धतियां होती हैं। उसके बाद में प्रमुख जो इतिहासकार हैं उन इतिहासकारों के बारे में हम लोग जानकारी पढ़ेंगे और फिर हम लोग हमारे हिंदी साहित्य का जो प्रथम चरण है जिसे हम आदिकाल कहते हैं, उनके जो नामकरण है या उनका जो काल विभाजन है उनके बारे में भी बड़ा चर्चा करेंगे। तो एक एक चीज आपके पास क्रम से मिलती रहेगी। जो विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ चैनल पर जुड़े रहें। कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा, बुक वगैरह भी पढ़ाई जाएगी, उनका काव्य शास्त्र का जो पोर्शन है वो भी करवाया जाएगा। साथ में आपका जो साहित्य का इतिहास है ये भी अब शुरू कर दिया गया है, तो इसको बिल्कुल अंत तक हम लोग पढ़ते रहेंगे। जल्दी ही वैकेंसी आने वाली है, तो आप लोग जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उतनी जल्दी आपकी तैयारी होगी। बढ़िया से नोट्स बनाते चलिएगा, लिखते चलिएगा, आपको बहुत मजे आने वाले हैं इस क्लास में। तो बने रहिए, जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग जो टॉपिक है इतिहास लेखन की पद्धतियां उसको लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।